हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी विद विद। तो आज हम पढ़ेंगे पेस्टिसाइड के अंदर ही दूसरा टॉपिक दैट इज द रोडेंटिसाइड के बारे में। रोडेंटिसाइड कैन बी ऑफ टू टाइप, इट कैन बी ऑर्गेनिक और इट कैन बी इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में वी आर हैविंग द जिंक फॉस्फाइड। जिंक फॉस्फाइड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सबसे सस्ता है और सबसे वाइडली यूज किया जाता है। कैसे काम करता है? जब जिंक फॉस्फाइड पानी के कांटेक्ट में आएगा तब ये कौन सी गैस रिलीज करेगा? फॉस्फीन गैस रिलीज करेगा। ये जो फॉस्फीन गैस होगी ये डिफरेंट ऑर्गन्स में जाएगी एज वेल एज वहां पे क्या कर देगी? नेक्रोसिस फॉर्म करेगी। एंड इसके अलावा साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज एंजाइम को भी ये क्या कर देगी? इनहिबिट कर देगी। इसके बाद इसमें आपको क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे? डेड फिश और दी एसिटाइलिन ओडोर देखने को मिलेगी। एमलेस रनिंग देखने को मिलेगी इन केस ऑफ डॉग्स। स्टर्टुअस रेस्पिरेशन मतलब ब्रीदिंग विद हैवी साउंड विद लाउड स्नॉटिंग साउंड देखने को मिलेगी। एज वेल एज फॉर्सेस में अगर आप जिंक फॉस्फाइड दोगे तो फिर कोलिक लाइक सिम्टम्स भी देखने को मिलेंगे। अगला आता है हमारे पास ऑर्गेनिक पॉइजनिंग में अंटू पॉइजनिंग। अंटू पॉइजनिंग क्या होता है? अल्फा नेफ्थाइल थायोयूरिया पॉइजनिंग। जनरली किसमें देखी जाएगी? डॉग और कैट में। इसमें दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। व्हाई अंटू पॉइजनिंग इज मोर फैटल इफ द स्टमक इज फुल? क्योंकि अगर जो स्टमक है वो एम्प्टी होगी तो फिर वो वहां पे इरिटेट करेगी। जो अंटू है वो वहां पे जाके इरिटेट करेगा एंड देन वॉमिट होगी एंड देन जितना भी अंटू है वो बॉडी से बाहर निकल जाएगा। वहीं अगर स्टमक फुल होगी तो देयर विल बी नो इरिटेशन एंड देयर विल बी मोर एब्जॉर्प्शन। अब इसमें दूसरी चीज पूछी जाती है दैट एनिमल इज ड्रोन इन इट्स ओन फ्लूइड। व्हाई? क्यों? क्योंकि ये एल्वियोलाई के अंदर जाएगा। एल्वियोलाई के अंदर जाएगा। एल्वियोलाई में ये क्या करेगा? एल्वियोलर स्पेसेस जो होती है उनको वो इंक्रीज कर देगा और वहां पे फ्लूइड जो होगी वो फिल हो जाएगी। एल्वियोलाई में जाके कैपिलरीज में काम करेगा। उन कैपिलरीज को श्रिंक करके क्या करेगा? स्पेस को इंक्रीज कर देगा। फ्लूइड वहां पे फिल हो जाएगा एंड देयर विल बी इडीमा लाइक कंडीशन जिसमें हम कहेंगे एनिमल ड्रोन इट्स ओन फ्लूइड, जिसमें उसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस देखने को मिलेगा क्योंकि ऑक्सीजन जा ही नहीं पाएगी। इसमें जो ब्लड होगा ना वो डार्क कलर का हो जाएगा, आर्टीरियल ब्लड, डार्क आर्टीरियल ब्लड, क्योंकि उसमें ऑक्सी हीमोग्लोबिन आ ही नहीं पा रहा है, ऑक्सीजन ब्लड में आ ही नहीं पा रहा है। वही N2 के कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट की बात करूं, इट इज 1 इथाइल 1 फिनाइल थायोयूरिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये जनरली पूछा भी जाता है। देन इज द वारफेरिन। वारफेरिन इज द ओनली एंटीकोगुलेंट रोडेंटिसाइड। कैसे काम करता है? विटामिन के एसोसिएटेड जितने भी फैक्टर हैं क्लॉटिंग, दैट इज 2, 7, 9 एंड 10, इनको ये क्या कर देगा? इनहिबिट कर देगा। अब इसका जो ऑनसेट टाइम है वो 2 से 3 दिन में होता है। अगर इसको चूहा खाएगा इमीडिएटली मरेगा नहीं, वो 2 से 3 दिन के बाद मरेगा। इसको हम पोटेंशिएट करने के लिए, इसके एक्शन को पोटेंशिएट करने के लिए हम सल्फोनामाइड देते हैं जो कि विटामिन के की सिंथेसिस को रिड्यूस कर देंगे बाय द माइक्रोफ्लोरा। एज वेल एज एस्पिरिन या फिर फिनाइल ब्यूटाजोन भी देते हैं जो डिस्प्लेस करता है एंटीकोगुलेंट्स को फ्रॉम द प्लाज्मा प्रोटीन। इसमें डेथ क्यों होती है? इसमें डेथ इज बिकॉज ऑफ इंटरनल हैमरेजेस। इसको ट्रीट करने के लिए हम विटामिन के इंजेक्शंस देते हैं जिनको हम जनरली फाइटोमेनाडायोन कहते हैं, दैट इज फाइटोमीनाडायोन। अगला हमारे पास आता है फ्लोरोएसीटेट। फ्लोरोएसीटेट एक प्रोड्रग है, बॉडी में जाके वो कन्वर्ट हो जाती है फ्लोरोसिट्रेट में। फ्लोरोसिट्रेट कंपीट करता है एक एंजाइम के साथ, दैट इज द एकोनिटेज एंजाइम। वहां पे कंपीट करेगा, उसकी जगह जाके बैठ जाएगा तो क्रेब्स साइकिल स्लो हो जाएगी, सेलुलर रेस्पिरेशन भी स्लो हो जाएगी एंड एनर्जी की प्रोडक्शन ब्लॉक हो जाएगी एंड वही सारे सिम्टम फिर हमें देखने को मिलेंगे।
आखिरी जो रोडेंटिसाइड हम पढ़ेंगे दैट इज द रेड स्क्विल। रेड स्क्विल में कार्डियक ग्लाइकोसाइड होता है सिलीरोसाइड। यही क्वेश्चन पूछा जाता है रेड स्क्विल में और कुछ नहीं पूछा जाता। तो हमने पेस्टिसाइड के अंदर रोडेंटिसाइड पढ़ा, अब हम पेस्टिसाइड के अंदर ही क्या पढ़ेंगे, हर्बिसाइड। हर्बिसाइड का एक्शन हम देखेंगे प्लांट्स के ऊपर, ठीक है। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे डाइनाइट्रो कंपाउंड के बारे में। डाइनाइट्रो कंपाउंड का एग्जाम्पल है डाइनो कैप। कैसे काम करेगा, ये काम करेगा ईटीसी को ब्लॉक करके एज वेल एज अनकपल ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से, ठीक है। देन जनरली ये रूमिनेंट्स में क्या करता है, रूमिनेंट्स में जो डाइनाइट्रो ग्रुप है वो माइक्रोफ्लोरा की हेल्प से रिड्यूस हो जाएगा एंड वो बन जाएगा डाइअमीन में। अब ये जो डाइअमीन मेटाबोलाइट है वो मेथ हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन रूमेन में बढ़ा देगा, किसमें, इन द रूमिनेंट्स। अब जनरली इसमें हाइपरथर्मिया देखा जाता है। व्हाई? बिकॉज रेस्पिरेशन से, सेलुलर रेस्पिरेशन से जो एनर्जी मिल रही है, नाउ इट इज नॉट यूज्ड फॉर एटीपी सिंथेसिस बट इट इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट। दैट इज वाई जो भी एंटीपायरेटिक्स होते हैं दे आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन केस ऑफ डाइनाइट्रो कंपाउंड्स। अब यहाँ पे मेथ हीमोग्लोबिन बन रहा है तो उसके ट्रीटमेंट में हम क्या देंगे, मिथाइलिन ब्लू देंगे। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सिमिलर है जो कि हमने मेटालिक टॉक्सिसिटी में पढ़ा था। अब इसमें पोस्टमार्टम चेंजेस क्या होंगे, जो येलोइश ग्रीन कलर देखने को मिल जाएगा हमें टिश्यू में एज वेल एज यूरिन में। ब्लड जो होगा वो भी डार्क कलर का हो जाएगा। सो दैट वाज ऑल अबाउट डाइनाइट्रो कंपाउंड। हम इनको कम ही यूज करते हैं बिकॉज दे आर वेरी वेरी टॉक्सिक। फिर हमारे पास आता है फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। फिनॉक्सी एसिटिक एसिड में आता है 2,4-D या फिर 2,4,5-D। इसके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है 2,4-D या फिर 2,4,5-D। ये क्या करता है, नाइट्रेट का कंटेंट जो होता है वो हमारी बॉडी में बढ़ा देगा। मतलब जिस भी प्लांट में जाएगा उसमें नाइट्रेट का कंटेंट बढ़ा देगा। उस प्लांट को जो भी डॉग खाएगा उसमें हमें क्या देखने को मिल सकता है, नाइट्रेट की पॉइजनिंग देखने को मिल सकती है। इसमें जनरली अनकपल्ड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइजेशन होगा एंड इसमें रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स हमें देखने को मिलेंगे। रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स हमें देखने को मिलेंगे। अब हम बात कर रहे हैं कि ये एक हर्बिसाइड है तो ये प्लांट्स के लिए हार्मफुल है ना, बट हम इसका हार्मफुल इफेक्ट देख रहे हैं एनिमल्स में जो कि इसका अननेचुरल होस्ट है। सिमिलरली रोडेंटिसाइड में भी वो रोडेंट्स को मारने के लिए यूज हो रहा है बट हम उसका इफेक्ट देख रहे हैं और एनिमल्स में क्या होगा। इसके बाद वी आर हैविंग मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज द बाइपायरिडियम कंपाउंड्स। बाइपायरिडियम कंपाउंड से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड दे आर यूज्ड फॉर द मैलिशियस पॉइजनिंग। इसमें दो चीजें हैं, पैराक्वेट इज देयर, डायाक्वेट इज देयर। पैराक्वेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पल्मोनरी इन्फेक्शन एज वेल एज डायाक्वेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिफॉर्मेशन, ठीक है। पैराक्वेट क्या करेगा, पैराक्वेट एल्वियोलाई में एंट्री लेगा थ्रू द डाइअमीन पॉलीअमीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अंदर जाके रिड्यूस हो जाएगा, ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा और क्या बना देगा, सुपर ऑक्साइड की फॉर्मेशन कर देगा। फिर सुपर ऑक्साइड के ऊपर सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज ऐड करेगा एंड वो H2O2 बना देगा। अब ये जो सुपर ऑक्साइड और H2O2 है वो और लिपिड रेडिकल्स बना देंगे जो कि और ज्यादा फर्दर डिस्ट्रक्शन करेगा, जिससे रेस्पिरेटरी एफिशिएंसी, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की जो एक्सचेंज है वो हिंडर हो जाएगी। देन डायाक्वेट इज जनरली मोर हार्मफुल, इट रेडिली एक्सेप्ट्स द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एंड इट इज सीवियर इन्फेक्शन इन द जीआईटी में वाटर लॉस को ये ज्यादा बढ़ा देता है। ये कोई भी पल्मोनरी एडिमा कॉज नहीं करता। इसमें डेथ होती है बिकॉज ऑफ मल्टी ऑर्गन फेलियर। जो पैराक्वेट की पॉइजनिंग होती है वो कुछ हफ्तों में आती है, वही डायाक्वेट की पॉइजनिंग जो होती है वो कुछ घंटों में ही आ जाती है। ब्रेन में हमें नेक्रोसिस देखने को मिलेगी जिसमें हमें वाइट मैटर का
वाइट मैटर का स्पॉन्जी डीजेनरेशन देखने को मिलेगा। कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात करें तो इसमें हमें ऑक्सीजन थेरेपी नहीं देनी है। क्यों नहीं देनी है ऑक्सीजन थेरेपी? इट विल promote the free radical formation। तो जो हर्बिसाइड थे उसमें यही चीजें इंपॉर्टेंट होती है। तो हम सीधा जंप करेंगे अब यूरिया पॉइजनिंग पे। तो यूरिया पॉइजनिंग डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ फॉर्मेशन एज वेल एज एब्जॉर्प्शन ऑफ द अमोनिया। जनरली रूमिनेंट्स में देखी जाती है क्योंकि उसमें रूमेन है। यंग एनिमल्स में नहीं देखी जाएगी बिकॉज उसमें रूमेन इज लेस डेवलप्ड। क्या होता है जनरली रूमेन में जो यूरिया देते हैं वो अमोनिया में कन्वर्ट होता है। अमोनिया ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, वहां पे जहाँ पे एल्कलोसिस करेगा और टॉक्सिसिटी लाइक कंडीशन को अराइज करेगा। दैट इज व्हाई रूमिनेंट्स आर मोर ससेप्टेबल टू द यूरिया पॉइजनिंग। अब अगर रूमिन है, रूमिन में ये जनरली बेसिक आयन की फॉर्म में रहता है NH4 पॉजिटिव। अब अगर पीएच कम होगा तो एसिडिक पीएच में जो बेसिक चीजें होती है वो ज्यादा आयनाइज होती है। तो बिकॉज ऑफ आयन ट्रैपिंग देयर विल बी नो एब्जॉर्प्शन। वही अगर मैं बात करूं, अगर इसका पीएच बेसिक हो गया तो इसकी एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी और वो क्रॉस कर जाएगा रूमेन को। वहां पे बॉडी उसको डिटॉक्सिफाई करने के लिए या तो यूरिया में कन्वर्ट कर देगी वापस, या तो ग्लूटामिक एसिड की सिंथेसिस को प्रमोट कर देगी। ग्लूटामिक एसिड की सिंथेसिस को प्रमोट कर देगी। जनरली यूरिया की पॉइजनिंग तब होती है जब रूमेन का अमोनिया कंटेंट 80 mg% से बढ़ जाएगा या फिर BUN 0.84 से ज्यादा बढ़ जाएगा। जो सोयाबीन कंपाउंड्स होते हैं, सोयाबीन में यूरिएज प्रेजेंट होता है। अब ये जो यूरिएज होता है वो टॉक्सिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है बिकॉज दे विल प्रमोट द रिलीज ऑफ अमोनिया। ठीक है। अब इन सब से क्या होगा, सेलुलर एनर्जी हिंडर होगी एंड एनर्जी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से CNS सबसे पहले इफेक्ट होगा। डिमाइलिनेशन वगैरह जैसे रिस्पॉन्स हमें देखने को मिलेंगे। रूमिनेंट्स में जब यूरिया की पॉइजनिंग होती है उसमें एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हम इसमें कॉन्ट्रा इंडिकेट करते हैं ग्लूकोज की थेरेपी को। ठीक है। इसके बाद क्लिनिकल साइंस में हमें फेस और ईयर्स के रीजन में ट्रेमर्स देखने को मिलेंगे। सर्टेन ब्लॉटिंग में ऑल्सो भी सीन एज वेल एज अगर मैं फेस रीजन की बात करूं तो फिर ग्राइंडिंग ऑफ द टीथ देखने को मिलती है, फिर फ्रॉदी सलाइवेशन देखने को मिलती है। ऐसी चीजें देखने को मिलेगी, पॉलीयूरिया एक्सेट्रा। डेथ आफ्टर डेथ क्यों होगी? क्योंकि वो स्ट्रगल कर रहा है। ठीक है। वायलेंट स्ट्रगलिंग एज वेल एज बेलोइंग। जब ब्लड में अमोनिया की कंसंट्रेशन 5 mg% से बढ़ जाएगी तो उसकी डेथ हो जाएगी। पोस्टमार्टम में NaCl से कंपेयर करें तो पिग्स में देखने को मिलता है एनसेफेलोमलेशिया विदाउट इओसिनोफिलिक ग्रैन्यूल्स। ठीक है, विदाउट इओसिनोफिलिक ग्रैन्यूल्स। ठीक है। अब इसके ट्रीटमेंट में बॉडी क्या हो गई है, एल्कलाइन हो गई है, तो उसको एसिड देना है हमें। हम इसको 5% एसिटिक एसिड एडमिनिस्टर कर सकते हैं या फिर हम विनेगर दे सकते हैं। ठीक है। इसके बाद वी आर हैविंग ड्रग टॉक्सिसिटीज। तो हमने पहले पढ़ा रोडेंटिसाइड, फिर हमने पढ़े हर्बिसाइड, फिर हमने पढ़ा यूरिया पॉइजनिंग एंड देन हम पढ़ेंगे ड्रग टॉक्सिसिटी के बारे में। कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसकी बात करें तो जनरली हम इसको फैशियोलॉसिस में देते हैं इन केस ऑफ रूमिनेट। इसको हम यूज करते हैं एज अ रेफरेंस एजेंट जो कि प्रोड्यूस करेगा हेपेटो टॉक्सिसिटी को। It produces secondary photosensitization. Why? Because of its hepatotoxic nature. Generally, pigs में ज़्यादातर ये toxic है and diet rich in fat as well as protein
और डेफिशिट इन कैल्शियम इंक्रीज करती है कैल्शियम टेट्राक्लोराइड की एब्जॉर्प्शन को. देयर इज डिलेड टॉक्सिसिटी बिकॉज ऑफ रीनल एज वेल एज हेपेटिक नेक्रोसिस. इसके ट्रीटमेंट में हम क्या देंगे? इसके ट्रीटमेंट में हम जनरली कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट दे सकते हैं. देन हमने जैसे बात करी लीवर की नेक्रोसिस और फैटी चेंजेस देखने को मिलती है इन केस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड. अगर हम बात करें फिनोथियाजीन, फिनोथियाजीन हम यूज कर रहे थे एज एन एंथेल्मिंटिक एजेंट. ये कॉज करता है प्राइमरी फोटोसेंसिटाइजेशन. हॉर्सेस में जनरली आरबीसी की लाइसो जाती है. क्यों? क्योंकि लाइसोलेसिथिन जो होता है वो ब्लड में एक्टिवेट हो जाता है. इसमें एक मेटाबोलाइट है जो कि इसकी सेंसिटाइजेशन कॉज करता है. इसका क्वेश्चन भी पूछा जाता है, दैट इज फिनोथियाजीन सल्फॉक्साइड. इट इज फिनोथियाजीन सल्फॉक्साइड. पोस्टमार्टम की बात करें तो इसमें भी हमें येलो ग्रीन डिस्कलरेशन देखने को मिलेगा एंड जो यूरिया होगा वो हमें डार्क रेड देखने को मिलेगा. सल्फोनामाइड आप बंद करके पता होना चाहिए, इट इज वेरी नेफ्रोटॉक्सिक. ये चेंज कर देता है यूरिन का पीएच एसिडिक. इसमें रीनल ऑब्स्ट्रक्शन, माइलिन शेड डिजेनरेशन, एग प्रोडक्शन या फिर प्रोथ्रोम्बिनेमिया एज वेल एज एग शेल की थिनिंग देखने को मिलती है बिकॉज ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स. देन कम्स द बार्बिचुरेट्स. बार्बिचुरेट्स कॉज करता है बॉडी में हाइपोथर्मिया एंड इसके ट्रीटमेंट में एंटागोनिज्म कौन सा देते हैं? बेमेग्राइड. एट्रोपिन इज देयर. एट्रोपिन के बारे में हमने बहुत पढ़ा है तो इसका हम बस ट्रीटमेंट पढ़ेंगे, दैट इज नियोस्टिगमिन दैट कॉजेज अ रिवर्सिबल इनहिबिशन ऑफ द एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेट. Aminoglycosides is ototoxic, it is nephrotoxic, it is neuromuscular blockade as well as hepatotoxic. Then we are having the fluoroquinolone. Fluoroquinolone is having an epileptogenic activity because it is having a GABA antagonistic action. Concurrent use of NSAID along with fluoroquinolone is undesirable because वो conversions cause करता है in case of human being. नसेड क्या करता है? नसेड की टॉक्सिसिटी में थ्रोम्बोक्सिन सिंथेसिस इनहिबिट. थ्रोम्बोक्सिन वाज रिस्पांसिबल फॉर द प्लेटलेट एग्रीगेशन. अब प्लेटलेट एग्रीगेशन नहीं होगा, हमें जीआईटी में सर्टेन अल्सर देखने को मिलते हैं और कैट जो है वो ज्यादा ससेप्टेबल होती है. तो दैट वाज ऑल अबाउट ड्रग टॉक्सिसिटी, यूरिया पॉइजनिंग, हर्बिसाइड एज वेल एज अ रोडेंटिसाइड.